Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं, लाइव हैं, यहाँ पर बैठे हैं, फिजिकल रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग नॉलेज 3.2 का आज 4th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हमने जिस SLO को कवर करना है वो है ड्रग मॉडलिंग। लास्ट लेक्चर में आपको वेस्पर मॉडल अच्छे तरीके से पढ़ाया, हर एस्पेक्ट के साथ उससे बात होगी। मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, आपने उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वेस्पर थ्योरी इन ड्रग डिजाइनिंग, अगर इसके लिए बेहतर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ये ड्रग मॉडलिंग है। अब ये ड्रग को मॉडल करना क्यों जरूरी है, इसको समझना क्यों जरूरी है, इस चीज को हम देखते हैं। पहले सबसे पहले डिटरमिन द 3D शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की 3D शेप को डिटरमिन करना, उसके बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, बाय मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन अराउंड अ सेंट्रल एटम। ये वेस्पर ने हमें सिखाया कि एक सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड क्रूशियल फॉर ड्रग डिजाइनिंग। अब ये ड्रग डिजाइनिंग के लिए ये मॉलिक्यूल की शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं जरा आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। पहले आप मुझे एक सिंपल सी एक चीज समझाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दीवार है, उस दीवार में इस जगह पे एक छोटी सी ओपनिंग है और मैंने इस ओपनिंग्स के थ्रू इस दीवार के पीछे एक चीज को ट्रांसफर करना है और जिस चीज को मैंने ट्रांसफर करना है उसकी शेप ऐसी है। तो बताइए क्या ये शेप इस ओपनिंग को क्रॉस कर सकती है? तो आंसर इज नॉट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ओपनिंग को देखते हुए ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मॉडल करना पड़ेगा इस तरह से कि वो इस सुराख में से आराम से गुजर जाए। सेम इसी तरह से ड्रग्स ने भी फंक्शन करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो कैसे करना होता है हम उसको आगे समझते हैं। सबसे पहले ड्रग एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। किसी भी ड्रग की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उसकी शेप के ऊपर। क्यों? एज अ ड्रग मस्ट फिट वेल इनटू अ टारगेट मॉलिक्यूल। जिस टारगेट मॉलिक्यूल पर जाकर ड्रग ने अपना असर करना होता है, अपना इफेक्ट शो करना होता है। अब यहां मॉलिक्यूल से मुराद कोई एंजाइम हो सकता है, कोई रिसेप्टर हो सकता है जो उस मेडिसिन को बॉडी में क्या करेगा, रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस मेडिसिन के मॉलिक्यूल को इफेक्टेड एरिया तक ले जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हम सर दर्द की दवाई है, हम सर दर्द की दवाई हम खाएं, जाएगी तो वो स्टमक में, लेकिन स्टमक से सर का दर्द कैसे खत्म होगा या टांग का दर्द कैसे खत्म होगा या बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट इन्फेक्टेड है वो पार्ट कैसे ठीक होगा, तो वो ड्रग को तो नहीं पता कि मैंने वहां जाना है। तो ड्रग को वहां ले जाने के लिए ड्रग की वो जो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, उसकी वजह से परफॉर्म होता है। उसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स और रिसेप्टर्स काम करते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम आगे समझेंगे। अब इसके अंदर असूल क्या है? बेटर फिट, एनहांस बाइंडिंग एंड ड्रग इफेक्टिवनेस। जो भी बेटर फिट होगा, ड्रग का जो भी मॉलिक्यूल जो है एंजाइम और रिसेप्टर के साथ बेहतर फिट होगा, वो एनहांस करेगा बाइंडिंग को, एनहांस बाइंडिंग एंड ड्रग इफेक्टिवनेस। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे ये रिसेप्टर की शेप है। अब इस रिसेप्टर की शेप के ऊपर जो मेडिसिन है अगर वो इस शेप की है तो वो कभी भी इस रिसेप्टर की शेप के साथ फिट नहीं होगी और रास्ते में हो सकता है ये रिसेप्टर और ये मेडिसिन जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाए और रिसेप्टर तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए लेकिन दवाई तो नहीं वहां पहुंचेगी। तो दवाई का जब दवाई वहां पहुंचेगी नहीं तो उसका असर भी नहीं होगा। अब बेहतर तो यह है कि जो रिसेप्टर की शेप है उसको पहले स्टडी किया जाए और मेडिसिन की शेप को उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए ताकि इनके दरमियान में एक बेस्ट फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो, यानी इनहैंस, बेटर फिट, इनहैंस, जितनी बेटर फिटिंग होगी इनहैंस होगी बाइंडिंग एंड ड्रग इफेक्टिवनेस। अच्छा, अब इसके लिए हम एक केस स्टडी समझते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेडिसिन काम करती हैं।
अब आप लोगों को पहले ब्लड ब्रेन बैरियर का पता होना चाहिए। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? देखिए बेटा, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हम जो भी खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, आपको पता है स्टमक से पहले डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो इंटेस्टाइन्स हैं वहां तक, और वहां से फिर आगे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ब्लड के अंदर चीजें शामिल होती हैं। इस तरह जितनी भी मेडिसिन हैं वो इनिशियली ब्लड में ही जाएंगे। अब हमने कोई मेडिसिन अगर खाई है जिसके पार्टिकल्स या जिसके मॉलिक्यूल्स ब्लड में है, ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करेगा तो ब्रेन, जो कि एक हाईली सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन है, अगर वो मेडिसिन हमने ब्रेन के लिए इस्तेमाल नहीं की, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल की है, और अगर ब्रेन के गिर्द ये बैरियर ना हो, तो वो मेडिसिन हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको इफेक्ट कर सकती है। अब इसीलिए ब्रेन के गिर्द एक बैरियर है, ताकि ब्लड में जो भी हो वो ब्रेन तक डायरेक्टली ना पहुंचे, ब्रेन तक वही पहुंचे जो ब्लड के अंदर उस बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं चीजें। यानी यूं समझ लो, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी जो हमारे ब्रेन के गिर्द है। ब्लड में से हर चीज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती, सेलेक्टिव चीजें ही हमारे ब्रेन तक पहुंच सकती हैं। और लेट्स से अगर आपने किसी ब्रेन की मेडिसिन को, यानी ऐसी दवाई जो ब्रेन सेल्स को टारगेट करेगी, अगर वो आपने बनानी है, तो आपको उसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को समझना पड़ेगा। अब ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ये डिफरेंट तरह के जो कंपोनेंट्स हैं ये मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। एंडोथीलियल सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये एरिया अगर आप देखें तो इस एरिया को टाइट जंक्शन, ये जंक्शन होती है जो सेल्स को जोड़ती है आपस में। इसी तरह से कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, लाइक दीज एरियाज आर रिसेप्टर्स, ठीक है। इस तरह से ये कुछ हमारे पास जो है वो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं यहां पर, ठीक है। और भी डिफरेंट तरह की बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें उस पर नहीं जाना, हमें अपने एसएलओ पे ही फोकस करना है। अब होगा क्या, सबसे पहले ये ब्लड ब्रेन बैरियर ब्लड वेसल के अंदर डेफिनेटली ब्लड फ्लो करेगा, और जैसे ये ब्लड ब्रेन की वेसल्स में आएगा तो वहां पे बैरियर लगा होगा। अब उस बैरियर के थ्रू क्या होगा कि जो तो मेडिसिन्स इस तरह की होंगी, ट्रांस सेलुलर पैसिव डिफ्यूजन, सेल से क्रॉस करना, डिफ्यूजन करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने से बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये जो आपके पास येलो कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये जो एरिया है इसको हम एंडोथीलियल सेल, और यहां पर लिखा है लिपोफिलिक ड्रग। लिपोफिलिक ड्रग्स किन्हें कहते हैं? ऐसी ड्रग जो फैट सॉल्युबल होती हैं उन्हें लिपोफिलिक या लिपोफिलिक ड्रग्स कहते हैं। अब लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो इस सेल के अंदर डिसॉल्व होंगी, और डिसॉल्व होने के बाद क्रॉस करके इस जगह पे आ जाएंगी। अब हमें जब भी ब्रेन की मेडिसिन बनानी है तो इस चीज का ख्याल करना है कि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली ऐसा हो कि वो पोलर ना हो। अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो हमें इस चीज को जान लेना चाहिए कि वो फिर लिपोफिलिक नहीं होगा, वो फिर लिपिड लविंग नहीं होगा, तो वो फिर इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। यहां पहुंचने का मतलब, इस एरिया में पहुंचने का मतलब ब्रेन के सेल्स तक पहुंचना। और ब्रेन के सेल्स तक पहुंचने के डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से एक मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी वो ऐसी स्ट्रक्चर्ड होंगी कि वो पोलैरिटी ना हो उनके अंदर, नॉन पोलर हो, ठीक है। फर्दर देखते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के अंदर से जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो यहां से क्रॉस नहीं कर सकती, फिर वो यहां से क्रॉस करेंगी। अब उनकी शेप ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा शो किया गया। अब यहां पर जो टाइट जंक्शन है ये वो जगह है जहां से वो मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं जो पोलर नेचर के हैं, और उनकी एक स्पेसिफिक शेप है। ये नहीं कि हर पोलर मॉलिक्यूल यहां से क्रॉस करेगा, ये नहीं कि हर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जो लिपोफिलिक है ड्रग, वो यहां से क्रॉस करेगी, ऐसा नहीं है। साथ साथ ये भी कंसिडर करना होता है कि उसकी शेप किस तरह की है, क्या वो शेप यहां पर फिट भी हो सकती है। इन तमाम फैक्टर्स को देख के हमने ड्रग को बनाना होता है, इन तमाम फैक्टर्स को देख के हमें ड्रग को डिजाइन करना होता है ताकि वो ब्रेन सेल्स तक पहुंच सके।
आगे हमारे पास है सल्यूट कैरियर्स। ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट तरह के हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। जैसे देखो यहां पर हर सेगमेंट के लिए जो डिजाइनिंग है वो डिफरेंट है, हर सेगमेंट के लिए डिजाइनिंग डिफरेंट है। यहां पर जो ड्रग का डिजाइन है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब ये यहां पर एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट होगा, एंजाइम आगे प्रोसीड करेगा और इसको यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करेगा। अगेन ये भी एक वे है मेडिसिन को ब्लड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करने का। इसी तरह ये रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर भी इस शेप का है। वहां पर भी हमारे पास जो पार्टिकल है मेडिसिन के उस तरह से कनेक्टेड होने चाहिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। तो कहने का मतलब है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज एक प्राइम एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी किस्म की ड्रग जो है वो आप बॉडी में इनहेल करें और वो आगे पहुंच जाए। उसकी शेप, उसकी मॉडलिंग करनी पड़ती है, उसकी डॉकिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब यही चीज मैं आगे आपको बताने लगा हूं। ये कुछ आपके सामने स्क्रीन पे एक कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, इसमें आप पहले किसी ड्रग को डिजाइन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स लगे हुए हैं, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिससे मॉलिक्यूल की एक ओवरऑल शेप जनरेट होती है, ठीक है। अब ये सब कुछ हम सॉफ्टवेयर्स पे पहले बनाते हैं। हमें पता होता है कि ये वाला अगर केमिकल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से शेप होगी। ये सब कुछ वेस्पर मॉडल के बताए हुए असूलों पे चलता है। और ये सॉफ्टवेयर के कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, ऑटोडॉग, श्रोडिंगर, MOE, PYRX, गोल्ड, फार्माइड, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आपकी ये स्कोप से बाहर है। आपने सब ये याद रखना है कि ये जो ड्रग की मॉडलिंग होती है, किस तरह की शक्ल ड्रग की होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस बॉडी ऑर्गन के लिए किस तरह के रिसेप्टर्स हैं, किस तरह के एंजाइम्स हैं, ये सारी फार्मेसी के अंदर आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ड्रग को डिजाइन करते हैं और ड्रग को डिजाइन करने के बाद फिर उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अ सिंपल एग्जांपल, इसको फुल स्क्रीन करें। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप ऑफ ड्रग, एक तरह की दवाई है जिसका एक ही काम है बट उसका असर डिफरेंट है ऑन द ब्रेन। इज एक दवाई का नाम है बेनाड्राइल, ये उसका आगे सॉल्ट लिखा है केमिकल का फार्मूला, और दूसरा है एलेग्रा, ठीक है। अब जो बेनाड्राइल है दिस इज अ कॉमन एलर्जी मेडिसिन और एलेग्रा भी एक एलर्जी मेडिसिन है। दोनों एलर्जी किसी बॉडी में, बॉडी पोर्शन में या बॉडी पार्ट में, बॉडी के किसी हिस्से में अगर एलर्जी है तो ये मेडिसिन उनके लिए काम करती हैं। बट जो पहली मेडिसिन है डेट मेक यू फील स्लीपी बिकॉज इट कैन एंटर द ब्रेन, जो पहली मेडिसिन है वो उसकी शेप या उसकी मॉडलिंग इस तरह की है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद वहां पे ब्रेन पे भी उसका इफेक्ट होता है जिससे नींद आती है। जबकि दूसरी मेडिसिन की मॉडलिंग इस तरह से की गई है कि वो एलर्जी को तो ट्रीट करे लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना करे। इट डजंट मेक यू स्लीपी बिकॉज इट डज नॉट एंटर द ब्रेन एज इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आप एक टर्म है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जी, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? ये फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें आपको यही पढ़ाया जाता है, जितना भी आपको मैंने बताया कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह से ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में, किस तरह से वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से वो मेटाबलाइज करेगी और किस तरह से वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट भी होगी, ठीक है। ये भी बड़ा जरूरी है कि बॉडी से वो एक्सक्रीट भी हो। ये नहीं हो कि वो ड्रग जो है वो बॉडी में ही रहे और एक्सक्रीट ना हो। अगर वो एक्सक्रीट नहीं होगी तो ये भी एक खतरनाक चीज है। तो हमने इन तमाम बातों को देखना होता है, उसके मुताबिक फिर ड्रग की मॉडलिंग करनी होती है। शेप आल्सो इफेक्ट द ड्रग इंटरेक्शन विद द बॉडी सच एज क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे मैंने पीछे 2 मेडिसिन की एग्जांपल्स दी हैं। तो ये सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। आप अगर मौका मिले आपको बड़ी क्लासों में जाने का तो इसको आप पढ़ेंगे। खत्म हो गया जी वेस्पर मॉडल के मुताबिक जो हमने पढ़ना था। नया SLO है जो कि आपको शुरू में मैंने लिस्ट दिखाई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों जरूरी है ये? देखें स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल की किस्मत से मुराद आइदर वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसको डिसाइड करने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा रोल है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3D शेप, ये दोनों मिलकर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 3D शेप, ये दोनों मिलकर अगला हमारा जो टॉपिक होगा, इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इससे डिसाइड होता है कि आइदर मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आप सबको पता है, इधर माइनस है, इधर माइनस, इधर प्लस है, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है। देखने में लगता है ये पोलर है, बट एक्चुअली इसकी शेप ऐसी है कि इसकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है और ये पोलर की बजाय नॉन पोलर है। ठीक है, अब ये पढ़ना, ये समझना, इसके लिए हमें डाइपोल मोमेंट पढ़ना पड़ेगा, और डाइपोल मोमेंट समझने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स की 3D शेप्स आनी चाहिए, वो आ गई हैं। फिर आपको कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो हम देखने वाले हैं। क्या होता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इस डायग्राम से आपको ये चीज तो क्लियर है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, खींच रहा है उसको अपनी तरफ। विलिंगनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के लिए जो चाहत है कि मुझे मिले इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कब ज्यादा होती है, ये कब कम होती है, इसका जनरल ट्रेंड आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, वैसे यहां पर भी पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो दैट टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। इसका मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों? वजह उसकी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक छोटा साइज एटम का है, उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ज्यादा करीब है। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाउंड करेगा अपनी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लाइक फ्लोरीन जिसकी 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है और बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर होता है और उसकी वजह से उसकी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लाइक 3.1 होती है। ये मैं ट्रेंड आपको दिखाता हूं जरा। ये देखें, ये रहा ट्रेंड। इस ट्रेंड में आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम वी ऑल नो दैट एटम का साइज बड़ा होता है और एटम का साइज बड़ा होने की वजह से आप ये वैल्यूज देख सकते हैं 2.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 कम हो रही है वैल्यू। ठीक है, आप ये स्टैक्स भी देख सकते हैं, ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, यहां से भी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब अगर आप जनरली लेफ्ट टू राइट देखें तो आप देखें वैल्यू ऊपर ही जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप आता है, थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं आपको ये फैक्टर देखने को मिलेगा कि वैल्यू यहां से जैसे 2.4 के बाद 1.9 हो गया, फिर 1.8, 1.9, 1.9, 2. यानी यहां 2.4 के बाद वैल्यू मजीद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हो रही है वैल्यू। कुछ जगहों पे, हर जगह पे इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। हमारे एसएलओ में नहीं है इन एक्सेप्शंस को डिस्कस करना, लेकिन आप मुस्तकबिल में याद रखिएगा कहीं ना कहीं एसएलओ आएगा जिसमें आपको इन एक्सेप्शंस को पढ़ना होगा। तो जनरल ट्रेंड हमें यह कहता है कि टॉप टू बॉटम वैल्यूज कम होती हैं, लेफ्ट टू राइट वैल्यूज ज्यादा होती हैं। ये आप ट्रेंड देख सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल क्या है, होता क्या है ये, इसके लिए मैं पहले आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा। इसको फुल स्क्रीन कर दें यहीं पे। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही रहेगी मुझे लगता है। ठीक है, ऐसे ही रहेगी। 2 एटम, 3 एटम, रियल मॉलिक्यूल्स, ये डिफरेंट तरह के हम एग्जाम्पल, जिस तरह वेस्पर मॉडल हमने पढ़ा था वैसे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन करें। सबसे पहले आपको
ये मैं पार्शियल चार्जेस यहां पे शो करता हूं, हर तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और दूसरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के आप एक तरफ प्लस प्लेट देख रहे हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट देख रहे हैं। अब हमें करना क्या, हमें दो एटम्स लेने हैं और उन दो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज हैं उनका स्केल ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों की वैल्यू बराबर करने वाला हूं। अब मैं जब दोनों की वैल्यू बराबर करूंगा, ये देखें बिल्कुल मैंने सेंटर में इसको कर दिया है। अच्छा, अब दोनों की वैल्यूज बराबर करने की वजह से आप जरा गौर से देखें, ना ए पे कोई चार्ज है ना बी पे कोई चार्ज है, क्योंकि इनके दरमियान में ये जो केमिकल बॉन्ड है, इस केमिकल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, जिसे हम शेयर्ड पेयर भी कहते हैं, वो शेयर्ड पेयर जो है वो दरमियान में है। ना तो वो ए की तरफ जाएगा ना तो वो बी की तरफ जाएगा, दरमियान में इक्वल शेयर, इक्वल ही उसकी शेयरिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ए और बी की सेम है। अब मैं काम करता हूं, मैं ए की ताकत को थोड़ा बढ़ाता हूं। ये देखिए, जैसे मैं ए की ताकत को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो आप देखें कि ए वाला एरिया, अच्छा अभी मैं ऐसा करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखता हूं। ए वाला जो एरिया है वो आप देखिए थोड़ा रेडिश है और बी वाला ब्लूइश है। अब नीचे आपको बताता है कि जो रेडिश एरिया है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू वाला जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब क्यों ए की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। आप ऊपर ये देख सकते हैं। अगर मैं ज्यादा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा करूंगा तो आप देखें कि अच्छा, इस तरह मैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर दूं अगर, तो क्या क्या महसूस किया आपने, बी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक एंड पर सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब है कि जब ए की वैल्यू मैक्सिमम हो और बी की वैल्यू मिनिमम हो तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहां नेगेटिव है, वो तो तस्वीर पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करूं, ये देखें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है कि प्लस की तरफ माइनस आता है और माइनस की तरफ प्लस आता है। क्या ये तेजी से घूम के आया, ये हमने समझना है, ये स्लो, देखते हैं। अच्छा, एक काम करता हूं मैं कि मैं यहां पर दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को, ए को मैं कम कर देता हूं, बी को ज्यादा, या ए को मैं कम कर देता हूं, बी को मैं ज्यादा, इस तरह करता हूं। अच्छा, अब यहां पे कलर से आपको पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो पहले से कम है, यानी कलर आपको बता रहा है ना, रेड भी कलर लाइट है, ब्लू भी लाइट है, इसका मतलब कि वैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं डिवाइड हुआ जैसे पहले हुआ था। अभी डिवीजन इस तरह से है कि ए की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने पहले थे। उसकी वजह सिंपल है कि ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है बट बी उतना कम नहीं है। पहले तो बी इतना था ना, लेस था, अब बी थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब बी में इलेक्ट्रॉन जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम जरूर है लेकिन उतनी कम नहीं जितनी पहले थी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, ये देखिए, क्या नोटिस किया, पहले ये तेज घूमता था या अब ये, पहले अगर आप नोटिस करें तो पहले के केस में ये फास्ट है। अब जितना ये फास्ट फ्लिप करेगा अपने पोल्स की तरफ जाएगा, समझ लो इसके पोल्स भी स्ट्रांग है, इसके पोल्स भी स्ट्रांग है, यानी यहां का नेगेटिव भी स्ट्रांग है, यहां का पॉजिटिव भी स्ट्रांग है। अब क्वेश्चन ये है कि ऊपर जो बैरियर लगा हुआ है, ये दिखाने का मतलब अगर एक को मैं लेस करूं और एक को मैं मोर करूं, एक को लेस करूंगा एक को मोर करूंगा, डेफिनेटली एक वैल्यू छोटी होगी एक वैल्यू बड़ी होगी, तो छोटी बड़ी वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, और जब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो पोल्स भी स्ट्रांग होंगे, और जब पोल्स स्ट्रांग होंगे तो उसके अंदर ये साथ साथ आप देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है ऊपर कि इट विल बी अ मोर आयनिक, ठीक है ना,
मोर आयनिक, क्योंकि इसमें आइंस बहुत स्ट्रांग हैं, पोल्स बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर मैं इसी तरह से ये डिफरेंस जो है ए का थोड़ा सा इस तरह करता जाऊं तो आप देखें जरा, ये यानी बी अपनी ताकत में वहीं पे है, बी मोर है, लेकिन ए को मैं लेस से मोर करता जाऊं, यानी ए की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होता रहेगा, आप देखो कलर भी लाइट हो रहा है। कलर के लाइट होने का मतलब पोल्स भी वीक हो रहे हैं, और पोल्स के वीक होने का मतलब कि करेक्टर आयनिक करेक्टर से शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ, मतलब लेस आयनिक। लेस आयनिक का मतलब है कि उसका जो बॉन्ड करेक्टर है इट विल बी शिफ्टेड इनटू अ कोवलेंट फॉर्म। बट कोवलेंट भी अब दो तरह के, मसलन अगर ताकत बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना, ताकत बिल्कुल बराबर है, इसकी ताकत और इसकी ताकत बिल्कुल बराबर है, तो फिर ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे एच एच, एफ एफ, सी एल सी एल, बी आर, सेम टाइप एटम के जब जुड़ते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं, चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी तब दोनों का सेम होगी। लाइक ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों की 2.1 2.1 जब सेम है तब कोवलेंट। लेकिन जब जैसे H है और एक Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, ठीक है, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो H की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इट विल बी अ कोवलेंट, नॉट आयनिक बट इंटरमीडिएट, यानी कोवलेंट और आयनिक के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे हम पोलर कोवलेंट कहते हैं, पोलर कोवलेंट कहते हैं, ठीक है ना, पोलर कोवलेंट कहते हैं उसको। ओके, तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, समझ लें जितना एक लेस होगा एक मोर होगा तो हाईली आयनिक कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अब ये बात आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 तक रहे या उससे कम रहे तो कंपाउंड मस्ट बी अ कोवलेंट बट पोलर इन नेचर। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से बढ़ जाए तो कंपाउंड मस्ट बी आयनिक इन नेचर। अब डिफरेंस ज्यादा बढ़ने से आयनिक नेचर क्यों होती है, सारा फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी ऑन करके दिखाया कैसे ये शिफ्ट होता है। कल इंशाल्लाह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे और फर्दर हम देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं और किस तरह से ये सारे फैक्टर्स मिलकर शेप्स को डिटरमिन करने में हेल्प आउट करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया है। इंशाल्लाह कोई सवाल है तो कर लें जी। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके जी।